हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अमितेश सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, हमारा क्रैश कोर्स का अगला पार्ट है जो अल्कोहल फिनॉल ईथर का सेकंड पार्ट, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो अभी हम उसको देखेंगे आज, राइट। तो हम शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। देखो मेरे भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी अब ध्यान रखना आपने खास बड़ा ज़्यादा कि आपके पास क्या है बेटा, अराइल या अल्काइल, आपका जौन सा भी मर्जी ग्रुप हो, यानी कि आपका चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी इस OH ग्रुप के ऊपर। इस OH ग्रुप के ऊपर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। आपका बॉइलिंग पॉइंट आपने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, यानी कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, या जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज करेंगे, आपके VDW यानी कि वेंटर वॉल फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज करेंगी, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सिमिलरली अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो मेरे भाई सरफेस एरिया आपका कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो वेंटरवॉल फोर्सेस भी कम होगी और आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, दूसरा आपके पास अल्कोहल और फिनॉल जो है आपके, ये आपके पास क्या शो करते हैं बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आप देख सकते हो ना, ये डॉटेड बॉन्ड जो है इसको बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जैसे अल्कोहल हो गया या ये फिनॉल हो गए, ये अपने बीच में क्या शो करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से क्या होता है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, हैलोकेन्स एंड हैलोरीन्स, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है, उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ये इथेनॉल, मिथॉक्सीमीथेन एंड प्रोपेन की आपके पास एग्जांपल है। आप देख सकते हो इनका मॉलिक्यूलर मास है 46, इसका भी 46, इसका 44। ठीक है, पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज, जो आपका इथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। जो आपके पास मिथॉक्सीमीथेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास 248, एंड जो आपके पास प्रोपेन है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास 231। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ। सॉल्युबिलिटी सीधी सी बात है भाई, अल्कोहल है आपको पता है ये आपकी वाटर सॉल्युबल होती है। क्यों? क्योंकि ये पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, और जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज करेगा, हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। और दूसरी बात, जो आपके लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल्स हैं वो पानी में सॉल्युबल है, किसी भी प्रोपोर्शन में आप सॉल्युबल उसको कर सकते हो, ज़्यादा डाल दो कम डाल दो, डजेंट मैटर, वो हमेशा पानी में क्या रहेंगे, सॉल्युबल रहेंगे, राइट। तो आगे हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। तो आपको पता है बेटा, अल्कोहल जो आपके हैं वो बड़े वर्सेटाइल कंपाउंड है। वाई? बिकॉज ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकते हैं, एज एन इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह कब एक्ट करेंगे, जब OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। आपको पता ना अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड होता है, ये कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एज न्यूक्लियोफाइल, और अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे OH बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, OH बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज न्यूक्लियोफाइल, अपना वो लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं टू द कार्बोकेटाइन। ठीक है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल कब, जब वो प्रोटोनेटेड होंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास कोई अल्कोहल है, इसको आपने प्रोटोनेट किया, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराई, तो दिस अल्कोहल इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल को अगर आपने रिएक्शन कराई विद से ब्रोमाइड आयन, तो क्या होगा भाई, आपके पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ये कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, आपके पास वाटर बचेगा। ठीक है, और ब्रोमीन का अटैक होगा, यानी कि यहाँ पे अब अल्कोहल आपके पास कैसे एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तभी तो ब्रोमाइड का अटैक होगा। अच्छा, अब बेस्ड ऑन क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स, अब क्योंकि अभी मैंने आपको कहा दो तरह से हो सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दो या कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दो, तो दोनों से अलग अलग तरह की रिएक्शन होगी हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन अगर बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपकी रिएक्शन है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल।
अल्कोहल्स और फिनॉल्स की एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। ये आपके एक्टिव मेटल, सबसे पहले है रिएक्शन विद मेटल। आपके जो एक्टिव मेटल है जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आपके पास क्या बनाएगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड। अगर आपके पास फिनॉल है तो फिनॉक्साइड बनाएगा। जैसे यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास क्या बन गया, सोडियम अल्कोक्साइड। और अगर फिनॉल को मैंने सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास बन गया सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एडिशनली जो आपके फिनॉल है उनमें एक खास चीज़ है, फिनॉल आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ फिनॉल करेंगे, अल्कोहल नहीं। सिर्फ फिनॉल आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और सेम आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे प्लस वाटर बनाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो पिछले केस में आपके पास हाइड्रोजन बन रही थी, यहाँ पे आपके पास वाटर बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो ये एसिडिटी के बारे में हम थोड़ा सा आप डिटेल में देखेंगे कि वाई अल्कोहल्स आर एसिडिक और वाई फिनॉल्स आर एसिडिक, ठीक है। तो अल्कोहल्स क्यों एसिडिक का, बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड में पोलैरिटी डिफरेंस होगा। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो देखो होगा क्या भाई, आपका ये पोलैरिटी के कारण H पॉजिटिव निकल जाना चाहिए आराम से, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अल्कोहल में ना H पॉजिटिव का रिलीज जो है ना वो आराम से नहीं होता, ठीक है। डज नॉट टेक प्लेस विद ईज। सो इस वजह से अल्कोहल आपके वीक एसिड की तरह आते हैं। अल्कोहल को हम वीक एसिड बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, अगर मान लो आपके पास अल्कोहल के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा दें, अगर अल्कोहल के पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है अल्कोहल को, तो ऑक्सीजन पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, है ना, ऑक्सीजन पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। इससे करेक्ट कर दीजिए, ऑक्सीजन डेंसिटी जो आपकी है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ जाएगी। वो बढ़ने के कारण क्या होगा, पोलैरिटी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वो कम हो जाएगी। पोलैरिटी कम हो जाएगी तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अब क्या हो रहा है, अब ऑक्सीजन के पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन के अपनी तरफ नहीं खींचेगा, तो हाइड्रोजन के खींचेगा नहीं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी उसकी, ठीक है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर की बात करें तो प्राइमरी की सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी एंड देन टर्जरी। हाँ, एक और चीज़, अल्कोहल आपके पानी से भी ज़्यादा वीक एसिड है, ठीक है। ये पानी से कम एसिडिक है, तो दे आर वीकर एसिड देन वाटर, ठीक है। तो वाटर जो आपका वो बेटर प्रोटॉन डोनर है और अल्कोक्साइड आयन जो आपका है वो बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। जैसे अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास अल्कोक्साइड है, तो अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा तो क्या होगा, बेस। अगर प्रोटॉन डोनर है तो क्या होगा, एसिड, ठीक है। तो आपका अल्कोक्साइड आयन को अगर पानी के साथ अगर रिएक्शन कराई जाए तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, राइट। तो आप यहाँ पे आप आराम से आप देख सकते हो, ये आपका जो कंजुगेट एसिड है तो वो उसकी अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इट इज़ लेस एसिडिक, ठीक है। एंड अगर OH नेगेटिव आपका जो कंजुगेट बेस है, दिस इज लेस बेसिक, ठीक है। तो इस वजह से आपके जो अल्कोहल है दे आर वीकर एसिड देन वाटर, ठीक है। बिकॉज जो आपका अल्कोक्साइड आयन है वो बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है, वो ज़्यादा जल्दी प्रोटॉन उसका एक्सेप्ट करता है एज कम्पेयर टू जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है। तो हाइड्रोक्साइड आयन से भी ज़्यादा इसकी प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने की क्षमता है, तो इस वजह से एज अ बेस एक्ट करता है। दूसरी बात, अब एसिडिटी ऑफ फिनॉल, फिनॉल क्यों एसिडिक है, ये सबसे एक तो और चीज़ का ध्यान रखना, ये आपके अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होंगे फिनॉल। वाई, दो रीज़न है, बड़े आराम से देखेंगे। अल्कोहल के जो आपका कार्बन है, ये कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, sp3। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड मैंने आपको पहले भी कराया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज ग्रेटेस्ट, देन sp2 एंड देन sp3। ये जो सिंबल है ये इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज द लीस्ट। पर अब यहाँ पे देखो फिनॉल में ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है बेटा, sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन पे वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब ये भी इलेक्ट्रॉन, ये आपका सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के
जो इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींचेगा, तो पोलैरिटी आपकी बढ़ेगी, पोलैरिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, राइट। दूसरा है रीजन उसका स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। जो आपका एल्कोक्साइड आयन है ना, उस पे नेगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड है, उस पे नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है। पर जो ये जो आपका फिनोक्साइड आयन है, इसमें नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है बाय रेजोनेंस। ये आपने प्लस वन में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि रेजोनेंस से इसके आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाए होंगे, ठीक है। फिनोक्साइड आयन के आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बहुत सारे बनाए होंगे। तो ये आपका एक होमवर्क है कि आपने इसके फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बना के देखने हैं कि कैसे नेगेटिव चार्ज उसका डीलोकलाइज हो रहा है। और कहाँ कहाँ पे आएगा बेटा, ऑर्थो पे एंड पैरा पे, ऑर्थो पे एंड पैरा पे, ठीक है जी। चलो जी, अब बात करते हैं एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। भाई देखो, अगर तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑक्सीजन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पोलैरिटी उसकी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो तो इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, तो पोलैरिटी इसकी डिक्रीज करेगी, पोलैरिटी डिक्रीज करेगी, इसका मतलब आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगी, राइट। अब हम बात करेंगे बेटा अगली रिएक्शन विच इज एस्टरिफिकेशन। देखो बेटा, ये किस किस के साथ करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, ये तीनों के साथ ही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करेगा, ठीक है। अल्कोहल आपके देखो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो वो आपके पास क्या देगी, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, इट विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू एन एस्टर। ये RCOOR का मतलब क्या होता है बेटा, एस्टर, आपने पढ़ा भी है पहले भी, एस्टर, एस्टर प्लस वाटर। अब यहाँ पे क्या होता है, H2O को साथ साथ में रिमूव करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये रिएक्शन कौन सी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल, अगर H2O को साथ साथ में रिमूव करते जाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ बढ़ेगी और आपकी ये जो एस्टर की यील्ड है वो अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिड क्लोराइड की। अगर एसिड क्लोराइड के साथ अगर एक्ट कराएं तो वहाँ पे भी आपके पास एस्टर प्लस HCl बनेगा। और यहाँ पे जो आपने देखा होगा ये पिरिडीन डाली है, पिरिडीन इसलिए डालते हैं क्योंकि आपके पास एसिड बन रहा है। तो पिरिडीन आपकी क्या होती है बेटा, पिरिडीन होती है आपकी बेस। तो बेस और एसिड मिलके क्या बनाएंगे, उसको एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, राइट, ठीक है। लास्ट है आपका एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, राइट। एसिड एनहाइड्राइड के साथ आपने रिएक्शन करानी है। एसिड एनहाइड्राइड होता है क्या है, ध्यान से देख लो इसको, ये होता है R, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, R, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ध्यान से दोबारा से देख लो, R, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O और R। और आप देख सकते हो ध्यान से, ये RCO, ये यूनिट आपके क्या हो रहे हैं बेटा, 2 बार रिपीट हो रहे हैं। और किस पे लगे हैं, ऑक्सीजन पे लगे हैं। इसी को हमने कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया, RCO ट्वाइस O। इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसकी अगर रिएक्शन कराए तो आपके पास क्या बनेगा, एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। आगे बढ़े, चलो जी। लास्ट है आपकी बेटा एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन क्या है आपके, जैसे देखो यहाँ पे आपने CH3CO ग्रुप को आपने इंट्रोड्यूस कराना है। एसिटाइलेशन आपने पढ़ी होगी, पिछले चैप्टर में हमने की थी फ्रीडक्राफ्ट की एसिटाइलेशन, राइट। तो आपने इसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड करा रहे हो। सिंपल है, आपने मान लो कोई सैलिसिलिक एसिड लिया, कोई भी डेरिवेटिव लिया, कोई भी ले सकते हो आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये क्यों ले रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड ही क्यों ले रहे हैं, इसका भी रीज़न बताएंगे, ठीक है। पर चलो मान लो आपने कोई भी फिनॉल ली, यहाँ पे मैंने लिया सैलिसिलिक एसिड और इसको रिएक्शन करा दी विद एसिडिक एनहाइड्राइड। याद है ना, अभी मैंने आपको बताया था एनहाइड्राइड क्या होता है। अगर एसिडिक एनहाइड्राइड है तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, CH3, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो देख रहे हो ना, CH3 और CO का यूनिट 2 बार रिपीट हो रहे हैं, किसके साथ लगे हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो इसको हम बोलेंगे एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड। तो अगर हम इसकी इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास क्या बनता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यानी आपका जो एसिटाइल ग्रुप है वो यहाँ पे लग गया।
अब ध्यान से देखो, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को आप क्या बोलते हो? एस्पिरिन। नाम तो सुना होगा, बड़ी कॉमन मेडिसिन यूज होती है ना, एस्पिरिन। सो दिस इज द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन प्लस आपका इथेनोइक एसिड बनेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब आपने कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को अब तोड़ना है। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की रिएक्शन आपने पढ़ ली। अब आप देखोगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के तोड़ने की रिएक्शन, और ये जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है तो ये किस तरह का एक्ट करता था बेटा? एज इलेक्ट्रोफाइल। कैसे एक्ट करता था? एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। सिंपल है, RX प्लस वाटर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये आपने पढ़ा था, लुकास टेस्ट है। अल्कोहल आपके पता है कि सॉल्युबल होते हैं लुकास रिएजेंट में। लुकास रिएजेंट आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ठीक है, पर अल्कोहल के जो हैलाइड है दे आर इनसॉल्युबल इन लुकास रिएजेंट, उस वजह से उनकी टर्बिडिटी आती है। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनाते हैं और उसको टर्बिडिटी बनाते हैं रिएक्शन में। ठीक है, रिएक्शन को टर्बिड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई भी अल्कोहल ली, HCl के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास RCl बनता है विच इज इमिसिबल इन लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो टर्बिडिटी से हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कैसा अल्कोहल है। अगर इमीडिएटली आ गई तो टर्जरी अल्कोहल है, अगर थोड़ा देर रुक के आए तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर रूम टेम्परेचर पे बन ही नहीं रही टर्बिडिटी तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, समझ लग गया? चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, OH हट जाएगा और X लग जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। X यहाँ पे क्लोराइड या ब्रोमाइड होगा। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आपने इस चीज का ध्यान रखना बेटा कि आपने ऑर्गेनिक को शुरू से ध्यान से करना है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट वाज हेलोकेन एंड हेलोरीन। क्योंकि अब देख रहे हो रिएक्शंस आपकी अब थोड़ी सी रिपीट होनी शुरू हो गई हैं, तो ऐसे ही आगे जब जब हम बढ़ेंगे तो आपकी रिएक्शंस जो रिपीट होंगी, रिएक्शंस रिपीट होंगी, तो अगर आपने पहले रिएक्शंस को वो समझा हुआ है तो आप आराम से रिएक्शंस को आगे देख सकते हो, आपको याद करने में आसानी होगी। आप एक ही रिएक्शन को 3-4 जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। पर अगर आपने पहले चैप्टर को आराम से ध्यान से नहीं समझा तो फिर आपको मुश्किल आएगी बाद में। इसीलिए आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर यू हैव टू प्रैक्टिस थॉरली। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हम कराएंगे बेटा, सीधी सी बात है, डिहाइड्रेशन यानी पानी निकालना है। ठीक है, तो प्रोटिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या H3PO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हम वहां पे लेते हैं हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या Al2O3। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल ली बनेगा आपके पास अल्कीन ही, अल्कीन, अल्कीन प्लस वाटर, अल्कीन प्लस वाटर, अल्कीन प्लस वाटर। ठीक है, बनेगी आपके पास अल्कीन ही। पर आप देखो ध्यान से टेम्परेचर कंडीशन और आपने क्या रिएजेंट ले रहे हो। आपने पहले में लिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन प्राइमरी अल्कोहल में, सेकेंडरी में 85% H3PO4 एंड 440 केल्विन। टेम्परेचर भी कम, रिएजेंट भी थोड़ा सा माइल्ड हो रहा है एज कम्पेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट में आपने ली 20% H3PO4 और आपने कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी, ये तो ऑलमोस्ट डाइल्यूट ही समझ लो, डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है, और आपने डाइल्यूशन कर दी टर्शरी पे आते आते, और टेम्परेचर देखो अब कितना हो गया, 358 केल्विन, 358 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर एकदम से आपने कितना डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि टर्शरी में आपको बहुत माइल्ड कंडीशन में आपकी डिहाइड्रेशन ऑब्जर्व हो रही है और प्राइमरी में आपको हार्श कंडीशन देनी पड़ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका टर्शरी वाला जो अल्कोहल है वो ज़्यादा अच्छे से डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करेगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। ठीक है बेटा, चलो जी, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है, आपने अल्कोहल ली, उसको आपने करना प्रोटोनेट। ठीक है, आपने एसिड के साथ रिएक्ट कराई, आपके पास बन गई प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये जो, क्योंकि अब मैंने इथेनॉल लिया, ठीक है, तो इथेनॉल की जो आपकी प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनती है उसको इथाइल ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन अपने पे पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो क्या करेगा? हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ेगा,
ठीक है। तो एक सेकंड, यहाँ पे हमने कुछ थोड़ी सी गड़बड़ की। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे तो अभी तो भाई साहब ने H पॉजिटिव से बॉन्ड बनाया, तो अभी हाइड्रोजन से क्यों बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा। देखो अगर नया नया उसने हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, तो फिर दोबारा नया बॉन्ड को तोड़ेगा, पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। जब भी हम नए बॉन्ड बनाते हैं तो पिछले बॉन्ड टूटते हैं। ये नहीं करते कि नए बॉन्ड बनाए और नए को ही तोड़ दिया। नए बॉन्ड बनते हैं, पिछले आपके टूटते जाते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है, यही आपकी रिएक्शन का दस्तूर है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा, वाटर बनाया, वाटर साइड में आ गया, इथाइल कार्बोकेटाइन आपके पास बच गया। अब ये देखो, अब ये स्टेप आपका स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप है तो आपको पता मल्टी स्टेप रिएक्शंस में जब भी आपके पास कोई स्लो स्टेप आता है तो दैट इज योर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, RDS, यानी कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, ये जो आपका इथाइल कार्बोकेटाइन है, तो ये रीअरेंज करेगा, प्रोटॉन को ऐसे बाहर निकालेगा, क्या बनाएगा, अल्कीन, और प्रोटॉन जो आपका है वो दोबारा से रिएक्शन में चला जाएगा। बस सीधी सी बात है। वैसे आपका साइकिल चलता जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसिड कैटलाइज्ड। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अब आपने बचपन में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन क्या होती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप वहाँ पे वही वाली चीज़ करोगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसको आप डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हो, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन को उड़ा रहे हो, आप हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हो। कैसे निकालोगे बेटा, देखो अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो आप यूज़ करोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वो बनाएगा आपके पास एल्डिहाइड, पर रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं करेगी, आपकी रिएक्शन खत्म होगी कार्बोक्सिलिक एसिड पे। और कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास बेटा कैसे बनेगा, जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जिसपे सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे। ठीक है, अगर आपने रिएक्शन को एल्डिहाइड पे स्टॉप कराना है तो यू हैव टू यूज अ माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3। इससे आपकी एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। या इवन बेटर एजेंट इज PCC। PCC क्या होता है बेटा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते कोई इतनी डरने की बात नहीं है, आसान है स्ट्रक्चर। आपने पिरिडीन बनाया, ठीक है, और ऑक्सीजन Cr डबल बॉन्ड ओ डबल Cr डबल बॉन्ड ओ Cl, सिंपल, कोई इतना घबराने वाला स्ट्रक्चर नहीं है। बस PCC के बार फुल फॉर्म याद रखना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, और आपके पास क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो आपका जो अल्कोहल है वो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्डिहाइड। अल्कीन को नहीं छेड़ना बेटा, आपने इसको नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ OH है, OH को आपने एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। और ये आपको इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल आपको एल्डिहाइड की बड़ी अच्छी यील्ड देती है, बड़ी अच्छी आपको अमाउंट में आपको एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, तो आप PCC ज़्यादातर यूज़ करते हो इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो वहाँ पे आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज़ करो, आपके पास कीटोन बन जाएगी विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये ऐसा कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है आपके पास। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो टर्शरी अल्कोहल बेटा वो आपके पास ऑक्सीडेशन नहीं करती। टर्शरी अल्कोहल आपकी ऑक्सीडेशन नहीं शो करती। वाई, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, नंबर एक। नंबर दो, उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। तो एक तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, दूसरा उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आपके पास ना मिक्सचर देती है, किसका, एसिड्स का, जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो दो ऑक्सीडेशन तो हो जाएगी, पर एक तो आपके पास मिक्सचर बन रहा है, और जो मिक्सचर बन रहा है उसमें आपके जो एसिड बनेंगे उसमें क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ कार्बन, लेस नंबर ऑफ कार्बन। तो इस वजह से टर्शरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन शो नहीं करते, उसको परफॉर्म ही नहीं करते। क्यों करें परफॉर्म भाई, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास बेटा कैटालिटिक डीहाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक डीहाइड्रोजिनेशन, भाई कैटलिस्ट की मदद से आप डीहाइड्रोजिनेशन करोगे, हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे। और कैटलिस्ट आपके यहाँ पे क्या है, हीटेड कॉपर, हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन। ठीक है,
हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन। ये आपका बेटा अल्फा कार्बन है, ये इसके जहाँ पे आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और उसके हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ याद रखना, ये रिएक्शन भी उसमें होगी जहाँ पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे प्राइमरी में होगी, सेकेंडरी में होगी। प्राइमरी में होगी तो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी में होगी तो आपके पास कीटोन बनेगा। पर अगर टर्शरी है तो अब देखो टर्शरी में क्या होगा, आपकी डिहाइड्रेशन होगी, यानी कि टर्शरी में, क्योंकि देख सकते हो ये आपका अल्फा कार्बन है और आपका कोई अल्फा हाइड्रोजन कोई है यहाँ पे, कोई नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ये OH बाहर निकलेगा, इसका एक H मान लो यहाँ पे आएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगी अल्कीन प्लस वाटर, यानी अब यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं, यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। अगर पेपर में आ गया तो यहाँ पे ना कोई एल्डिहाइड कीटोन बना के आ जाना भाई, नंबर कटवाओगे फिर अपने। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा रिएक्शन ऑफ फिनॉल। भाई देखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले फिनॉल शो करेगा, ठीक है। तो आपको पता है ये रेजोनेंस से आप बना सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया है इसका, सीधा रेजोनेंस हाइब्रिड। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, ये यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये पोजीशन होती है आपकी इलेक्ट्रॉन रिच, बिकॉज यहाँ पे आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है जब रेजोनेंस होती है। आपने देखा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि आपकी जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो आपके इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे लगेंगे, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है बेटा। आपको मैंने पहले ही बताया था, जब ऐसे आपके पास मिक्सचर हो तो पैरा वाला जो आपका मेजर होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ऑर्थो वाला आपका माइनर होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जैसे आपने नाइट्रेशन कराई बेटा, डाइल्यूट आपने HNO3 डाल दिया, तो आपके पास बनता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। आप सोच रहे होगे कि सर कि यहाँ पे तो आपके पास दो बन रहे हैं, मिक्सचर बन रहा है ऑर्थो और पैरा का, तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे। बहुत आसान है, स्टीम डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट करते हैं। देखो ऑर्थो वाला क्या है बेटा, ऑर्थो वाले पे आप देख सकते हो कि विद इन द मॉलिक्यूल आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसको आप बोलते हो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपकी विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ये स्टीम वोलाटाइल है, ये पहले उड़ जाएगा। पर ये जो आपका जो पैरा वाला है, पैरा वाला नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है आपकी यहाँ पे, ठीक है। बट ये आपकी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, अब ये दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, तो बेटा ऐसे एक दूसरे को जकड़ के रखेंगे, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, तो उस वजह से इनको अगर आपने बॉयल कराना तो इनको आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सो दैट कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो और ये अलग अलग हो, फिर ये आप मतलब बॉयल करें, ठीक है। इस वजह से ये थोड़े कम वोलाटाइल होते हैं। तो ये पहले वोलाटाइल होते हैं आपके पास, ऑर्थो वाला पहले आपको मिल जाता है प्रोडक्ट, और पैरा वाला आपको बाद में मिलता है, ठीक है बेटा। अगर हम कराएं बेटा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, अब सीधी सी बात है, अगर कंसंट्रेटेड है ज़्यादा अमाउंट में है तो फिर ऑर्थो पे भी लगा दो, पैरा पे भी लगा दो, तो ये बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पर यहाँ ना इससे यील्ड बहुत कम आती है आपके पास, तो इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड को पहले ऐसे बनाते थे, आजकल ऐसे नहीं बनाते, क्योंकि इसकी बड़ी कम यील्ड आती है, बड़ी लो यील्ड होती है इस मेथड से। तो इस वजह से आजकल क्या करते हैं, पहले तो आप सल्फ्यूरिक एसिड से बनाते हो, डाइसल्फोनिक एसिड, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पे आपके डाइसल्फोनिक एसिड, आपके SO3H ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। फिर जब आप उसको HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिर आपकी ऑर्थो और पैरा तीनों पे आपकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और आपका पिक्रिक एसिड बन जाएगा, थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में एज कम्पेयर टू जो पहले बन रहा था, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास अंडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलोजिनेशन। देखो हैलोजिनेशन सेम बात, अपने ब्रोमिनेशन, यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराई है 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये आपके पास मोनोब्रोमोफिनॉल बनेगी, एक आपके पास बनेगी ऑर्थो, एक बनेगी आपकी पैरा। और
और अगर आपने रिएक्शन करा दी विद ब्रोमीन वाटर, अब ये जो रिएक्शन है ना जहाँ पे ब्रोमीन और वाटर साथ में आ जाए तो इसको बोलते हैं बेटा ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर के साथ अगर आपने रिएक्शन करा दी तो आपके पास क्या बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, चलो अब ये आपकी फिर से इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शंस आ गई क्योंकि ये नेम रिएक्शन है तो आपने इसको नोटबुक में नोट करना अपनी नेम रिएक्शंस वाली में। कोल्ब्स रिएक्शन, अभी इसको मेरे भाई कोल्बे मत बोलना, ये कोल्ब्स रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन। इसको आपने फिनॉल को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, सोडियम फिनॉक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया तो यहाँ पे आपके पास एसिड के साथ सोडियम का कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, फिर इसको आपने एसिड के साथ रिएक्ट कराया किसी भी H पॉजिटिव के साथ तो ये Na निकल गया बाहर और यहाँ पे H लग गया, इसको आप बोलते हो सैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये था कोल्ब्स रिएक्शन। अगर आपने एसिड की जगह यहाँ पे आपने एल्डिहाइड लगाना है तो उसके लिए आप करोगे रीमर-टीमर रिएक्शन। इस पे आप क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर यूज़ करते हो तो आपके पास ये वाला इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पे एक जगह पे लगती है आपके पास CH Cl2 और OH के H निकल जाता है और Na पॉजिटिव लग जाता है। ठीक है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये CH Cl2 जो आपका है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्डिहाइड। ठीक है, फिर प्रोटॉन से रिएक्ट कराओगे तो Na पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, H लग जाएगा, आपके पास बच जाएगा सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना रीमर टीमर में आपके पास इंटरमीडिएट बनता है आपके पास। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। अगर आपने जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराना आपने, ठीक है, फिनॉल को तो सिंपली जिंक के साथ रिएक्ट कराओ, ये आपके पास क्या बन जाएगी बेंजीन। यानी अगर आपने फिनॉल को वापस से बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो जिंक के साथ रिएक्ट कराओ, रिएक्शन कराओ, जिंक ऑक्साइड एक जिंक ऑक्साइड बनेगी और दूसरी आपके पास बेंजीन बनेगी। नेक्स्ट है आपके पास बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में सिंपली आपने क्या करा, सोडियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की साथ आपने इसकी अगर ऑक्सीडेशन कराई, H उड़ जाएगा मेरे भाई और ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। अब ध्यान रखना यहाँ पे एरोमेटिसिटी जो है वो ब्रेक हो रही है, एरोमेटिसिटी अब ब्रेक हो रही है। अब आपके रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे भाई, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, यानी कि आपका ये सिस्टम अब एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक बन रहा है। अब ये आपका सिस्टम अब एंटी एरोमेटिक हो रहा है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक अब बन रहा है। यानी एंटी एरोमेटिक आप जानते हो, एंटी एरोमेटिक स्टेबल कम होता है। ठीक है, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा होता है और एंटी एरोमेटिक तो काफ़ी कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसकी भी संभावना है कि ये भी आपका जो प्रोडक्ट है वो कम स्टेबल ही होगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक सिस्टम में है। ठीक है, पर ऐसा अभी तक आपकी बुक में ऐसा ही है तो हम इसको ऐसा ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल। अब कमर्शियली कुछ अल्कोहल आपके इंपॉर्टेंट है, आप डेली उनके बारे में सुनते हो, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले बेटा आपके पास मिथेनॉल, इसको आप वुड स्पिरिट भी बोलते हो बिकॉज ये आपकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से आती है। ठीक है, कैसे, कार्बन मोनोऑक्साइड की आप हाइड्रोजनेशन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड Cr2O3, क्रोमियम Cr2O3 के साथ। ठीक है, और 200 से 300 आपने एटमॉस्फेयर प्रेशर रखना, 573 से 673 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर पे आपके पास ये बनती है बेटा मिथेनॉल। अब मिथेनॉल को आप जहरीली शराब भी बोलते हो क्योंकि एक तो कलरलेस है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 337 केल्विन है, पर ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, इसी को आप जहरीली शराब बोलते हो क्योंकि अगर इसको थोड़ी सी अमाउंट में अगर इंजेस्ट किया तो आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, ज़्यादा अमाउंट में इंजेस्ट किया तो ये फैटल भी होती है, इससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और इसका यूज़ क्या है बेटा, अब इसका यूज़ क्या है, इसको आप एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हो इन पेंट्स, पेंट की मैन्युफैक्चरिंग में आप एज ए सॉल्वेंट इसको यूज़ करते हो या फॉर्मेल्डिहाइड की मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ करते हो। नेक्स्ट है बेटा आपके पास इथेनॉल। अब ये है आपकी जो ओरिजिनल जो उसको आप शराब बोलते हो। ठीक है, तो यह बनती है आपकी फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर को आप फर्मेंट करते हो आप। ठीक है, होता क्या है, ये आपके पास शुगर है सुक्रोज, इसको आपने वाटर के साथ आपने रिएक्शन कराई, फर्मेंटेशन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, आपके पास बनेगी ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसी को भी आपने जाइमेस के साथ आपने रिएक्ट करा दिया, जाइमेस एंजाइम के साथ रिएक्ट कराया, आपके पास बनती बेटा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कलरलेस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है। अब पिछले का कितना था बेटा 337 केल्विन, यहाँ क्या कितना है 351 केल्विन। तो अक्सर आप देखोगे सुनोगे जो लोग ऐसे शराब वगैरह बनाते हैं घर में, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, तो क्या होता है कि कई बार इथेनॉल और मिथेनॉल को सेपरेट नहीं कर पाते अच्छे से। तो अगर थोड़ी सी भी मिक्सिंग होगी इथेनॉल में मिथेनॉल की, तो आपने देखा ही है कि थोड़ी सी इंजेक्शन से भी क्या हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। बट इथेनॉल भी बेटा सेफ नहीं है, इथेनॉल भी सेफ नहीं है। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी खराब करती है इथेनॉल। इसलिए आप अगर जो भी कोई लोग शराब पीते तो बाद में ऐसे झूमते फिरते हैं, क्यों? क्योंकि उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है, तो उसके बिना उनकी जो बॉडी पे उनकी मूवमेंट्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उस पे कंट्रोल नहीं रहता उनसे। इसको यूज़ किस में करते हैं, पेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, वाइन मेकिंग में इसको यूज़ करते हैं। और कमर्शियल अल्कोहल, अब ये इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल अल्कोहल जो है ना वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग का, जो आम अल्कोहल मिलती है कमर्शियली अवेलेबल जो अल्कोहल है, ठीक है, नॉट जो पीने वाली, जो नॉर्मली आपको दुकानों में मिलेगी, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में मिलेंगी, वो अनफिट होती है ड्रिंकिंग। वाई? क्योंकि उसको उसमें क्या डालते हैं, एक तो कॉपर सल्फेट डालते हैं कलर के लिए, थोड़ा सा ब्लूइश कलर आ जाए उसमें, ठीक है, और पिरिडीन डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग लिक्विड होता है, बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग लिक्विड होता है। वो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं वो बोली इथेनॉल को, उसको आप बोलते हो कमर्शियल अल्कोहल। और जब आप इथेनॉल को ऐसे थोड़ा सा खराब कर दो सो दैट कि वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाए, उसको आप बोलते हो बेटा डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल क्या होती है, उसमें क्या करते हो, कॉपर सल्फेट डालते हो और पेरिडीन डालते हो। कॉपर सल्फेट डालते हो फॉर कलर, पेरिडीन डालते हो ताकि थोड़ी सी गंदी स्मेल आए, ठीक है, सो दैट कोई इसे पिए ना, ठीक है जी। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट पे आपने लगाना है, सीधी सी बात है, आपके पास पेंटेन 1 ओल है, ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ओल, मिथेनॉल। सीधी सी बात है बेटा, पहले तो नंबर ऑफ कार्बन जिसमें कम होंगे उसका सबसे कम होगा, तो मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेन 1 ओल, यहाँ तक तो पहुँच गए। देन आपके पास है ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 1 ओल। आपको पता है ब्रांचिंग में, अगर मैं ब्रांचिंग करूं, है ना, तो ब्रांचिंग में आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता था बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करती थी। तो इसलिए ब्यूटेन 2 ओल पहले लिखेंगे, देन ब्यूटेन 1 ओल एंड लास्ट में पेंटेन 1 ओल, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन है इसमें। नेक्स्ट है आपके पास बेटा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, जैसे प्रोपेन 1 ओल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल। तो बेटा देखो, आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आपके अल्कोहल जो है वो कम एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू फिनॉल, ठीक है। तो सबसे पहले आप अल्कोहल लिखो, प्रोपेन 1 ओल सबसे छोटी वाली, ठीक है। देन 4 मिथाइल फिनॉल। अब 4 मिथाइल फिनॉल क्यों? क्योंकि अब आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो पोलैरिटी डिक्रीज करेगी फिनॉल की, OH बॉन्ड की, उससे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल डिक्रीज करेगी, ठीक है, आपने पढ़ा था। तो 4 मिथाइल फिनॉल, देन फिनॉल, देन आपका आएगा 3 नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि अब ऑर्थो पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, अगर 2 लगे तो और ज़्यादा हो जाएगी 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल में, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो सबसे ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने 3 मिथाइल फिनॉल की मोनोनाइट्रेशन करानी है, यह है आपका 3 मिथाइल फिनॉल, इसकी आपने मोनोनाइट्रेशन करानी है। सिंपल है, नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर आप लेते हो, मोनोनाइट्रेशन कराओगे तो यहाँ तो पैरा बनेगा, यहाँ आपके पास ऑर्थो बनेगा। ऑफ कोर्स पैरा वाला जो है वो फेवर करेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, वो मेजर होगा, ये माइनर होगा। नेक्स्ट है आपका, अगर सेम 3 मिथाइल फिनॉल की आपने डाई नाइट्रेशन करा दी, डाई नाइट्रेशन यानी कि आप 2 जगह पे NO2 लगाना है, तो भाई क्या करोगे आप, एक तो आप करोगे बेटा कि एक तो पैरा पे लगा दोगे, एक ऑर्थो पे लगा दो, सिंपल है। एक पैरा पे लगा दो OH की, OH के विद रिस्पेक्ट टू मैं बात कर रहा हूँ, OH की, इसके विद रिस्पेक्ट टू नहीं, OH के विद रिस्पेक्ट टू, OH के विद रिस्पेक्ट टू में
या तो ऑर्थो पे लगा दो, दूसरा पैरा पे लगा दो, मेटा पे तो लगाएंगे नहीं, ठीक है जी। यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे बेटा, यहाँ पे मत लगा दियो, यहाँ पे मत लगाना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन होगी। और इस साइड में क्योंकि सारा ही खाली है, इस साइड में सारा ही खाली है, तो एक यहाँ वाले ऑर्थो पे लगाओ और एक नीचे पैरा पे लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोवेट, यहाँ आपके पास फिनाइल मिथेनोवेट आपका एस्टर है, ठीक है। फिनाइल मिथेनोवेट की आपने मोनोनाइट्रेशन करानी है, सिंपल है, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा, ईजी है बहुत। नेक्स्ट है हमारे पास गिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट विद HCl जिंक क्लोराइड यानी लुकास रिएजेंट, HBr और थायोनिल क्लोराइड। आपने सिंपल रिएक्शंस पढ़ी है, आपने सिंपली करा देना। देखो भाई, अगर लुकास के साथ करेगी आपकी रही ब्यूटेन वनोल, ब्यूटेन वनोल की पहले आपने रिएक्शन करानी है विद लुकास रिएजेंट, आपको पता OH निकल जाएगा, Cl लग जाएगा, ठीक है, और वाटर निकलेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। HBr के साथ रिएक्ट कराओगे तो इसमें भी OH निकलेगा, ब्रोमीन लग जाएगा और वाटर निकल आएगा। थायोनिल क्लोराइड ये तो आपको पता ही है, हैलोअल्केन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा ही है, ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअल्कीन। तो आपने क्लोरोअल्कीन बना दो, है ना, ये आपका बन गया क्लोरोब्यूटेन, SO2 निकल जाएगी, HCl निकल जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट सेम आपने सेम ही रिएक्शंस आपने करानी है, बिल्कुल सेम रिएक्शंस करानी है, बट आपका रिएक्टेंट क्या है, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-मिथाइल ब्यूटेन 2। तो कुछ भी नहीं करना, अगर लुकास रिएजेंट है OH हटा दो, Cl लगा दो। HBr है अगर, तो आपने OH हटाना और Br लगा देना, और अगर आपके पास थायोनिल क्लोराइड है तो OH हटा दो, Cl लगा दो, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल एंड ब्यूटेनोल। आपने एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करनी है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता था, आपको याद होगा, क्या होता था, आपके पास क्या बनती थी, अल्कीन बनती थी। तो आपने OH को उड़ा देना, अल्कीन बना देनी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी ये जो आपका ब्यूटेन 1 ओल है, ब्यूटेन 1 ओल की अगर कराओगे तो यहाँ पे अल्कीन बना दो आप, ठीक है, ये उड़ जाएगा, ये आपका उड़ जाएगा और आपकी ब्यूटोइन बन जाएगी, सिंपल, ठीक है। अब लास्ट जो आपके ये क्वेश्चन है 7.8 एंड 7.9, आई लीव इट टू यू। सो आपका ये बड़ा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा आपका होमवर्क है, इसको आपने आराम से आपने सारा देख लिया वीडियो, आपने नोट्स बना लिए होंगे साथ साथ में, ठीक है, उसको रिवाइज करो। और ये जो आपके दोनों क्वेश्चन है, एक तो ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल का आपने बताने हैं कि इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, बहुत देर से आप बनाते आए हो, बना सकते हो फिनॉक्साइड उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन के साथ, ठीक है। और दूसरे में तो बहुत सिंपल है, रीमर-टीमन और कोल्ब्स रिएक्शन की आपने इक्वेशन लिखनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। सो यहाँ पे हम अपनी इस सेकंड लेक्चर ऑफ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर को हम यहाँ पे अभी हम स्टॉप करेंगे। अपना बेस्ट दो, अपने आप को जितना आप अपनी एफर्ट्स डाल सकते हो इसमें डाल दो, क्योंकि अब यही आपके पास लास्ट चांस है, तो यही आपका एक लास्ट मंथ है। अगर आपने इस मंथ में अपनी प्रेपरेशन कर ली तो यू विल लिटरली फील कि हमने अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइज किया। सो डू योर बेस्ट and leave the rest. All the best and happy learning.